अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सादिया है। हम गांव में रहते थे। हमारे गांव का माहौल बहुत सख्त था। रस्म रवाज की बहुत पाबंदी की जाती थी। लड़के तो पढ़ लिख लेते मगर लड़कियों को घर बैठ कर मैट्रिक करना पड़ता था। मैंने भी मैट्रिक कर लिया था और अब आगे बढ़ना चाहती थी। मेरे बाबा बहुत सख्त गिर किस्म के इंसान थे, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने एफए के लिए प्राइवेट मेरा दाखिला भिजवा दिया और मैं घर बैठकर तैयारी करने लगी। कबायली इलाकों में झगड़े होना बहुत मामूल की बात है। मेरे बड़े भाई की भी एक दिन मुखालिफ कबीले वालों से लड़ाई हो गई, जिसमें उनका लड़का मारा गया। लड़ाई उनकी जानिब से शुरू हुई थी और मेरे भाई ने अपने दिफा में गोली चलाई, लेकिन पंचायत बैठी और जिन लोगों का लड़का मारा गया था उन्होंने कसास लेने से इनकार कर दिया और मेरा रिश्ता मांग लिया। जिससे वो मेरी शादी करना चाहते थे वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी हरकतें भी अच्छी नहीं थी। मेरे बाबा ने ऐसे शख्स को मेरा रिश्ता देने से इनकार कर दिया। पंचायत ने बाबा की एक न सुनी और मेरा रिश्ता उस शख्स से तय कर दिया गया। मैं 21 साल की थी और वो 40 साल का एक बद किरदार आदमी था। मेरे बाबा भी हरगिज मेरी इस शादी से खुश नहीं थे और चाहते थे कि मुझे रात के अंधेरे में लेकर शहर अपने दोस्त के घर चले जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा के दोस्त का एक ही बेटा था जो शहर के हॉस्टल में पढ़ता था। बाबा ने अपने दोस्त के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। बाबा के दोस्त बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हामी भर ली और मेरे बाबा मुझे वहाँ छोड़कर गांव वापस चले आए। बाबा के दोस्त का रवैया तो मुझसे बहुत अच्छा था, मगर उनकी बीवी को मैं एक आंख नहीं भाती थी। वो हरगिज अपने बेटी की मुझसे शादी करने पर तैयार ना थी। एक दिन मैंने उन लोगों को बातें करते सुना। अंकल बहुत गुस्से से कह रहे थे कि अपने बेटे को समझाओ, उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूँगा। अगर उसने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दूंगा। आंटी कहने लगी, आपका इकलौता पढ़ा लिखा बेटा है वो, ऐसे कैसे आप किसी भी अनपढ़ और गांव की गंवार लड़की से उसकी शादी कर देंगे। मगर अंकल ना माने और ज़बरदस्ती अपने बेटे को घर बुला लिया और मेरी शादी उससे करवा दी। लेकिन उस लड़के ने मेरी शक्ल तक को देखना गवारा नहीं किया और निकाह के फौरन बाद कहीं चला गया। ससुर ने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा, उसे वक्त देना चाहिए। सास का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। मेरा शौहर वापस हॉस्टल चला गया था। जिंदगी अच्छी खासी गुजर ही रही थी। अंकल ने मेरा कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया, मगर मेरी किस्मत शायद इसमें सुख का सांस लेना था ही नहीं। आज इस दिन में अपने ससुर के साथ किताबें लेने गई कि बाबा के दुश्मनों ने देख लिया और उसी वक्त मुझ पर गोली चला दी। मगर मेरे ससुर ने मुझे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया और जान की बाजी हार गए। मेरे बाबा उनके जनाजे पर आए तो बहुत शर्मिंदा थे। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सास ने मना कर दिया। सास ने उसी वक्त सामान पैक करना शुरू किया और मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई। वो मुझे सज़ा देना चाहती थी और सारी उम्र मेरे घर वालों को मेरी शक्ल के लिए तरसाना चाहती थी। दूसरे शहर में आकर मुझ पर मेरी सास ने जुल्म की इंतहा कर दी। वो ही मुझे अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार समझती थी। बात बात पर मुझे पीट देती, पूरे घर के 5-5 बार सफाइयाँ करवाती, खाना खाने लगती तो आगे से उठा लेती। मुझे फिर सारा दिन भूखा रहना पड़ता। मुझे तो अपने शौहर का नाम तक नहीं मालूम था। एक दिन मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि बाहर से सास की खुशी से चिल्लाती हुई आवाज़ आई। उसका बेटा आया था, यानी मेरा शौहर। मैं खुशी से बाहर जाने लगी तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी बातों से मुझे पता चला कि मेरा शौहर शायद कहीं जा रहा है। कहने लगा, अम्मा मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका जब भी जी चाहे मुझसे मिलने आ जाइएगा। मैं अब दोबारा यहीं नहीं आऊँगा। उसे जब तलाक चाहिए होगी भिजवा दूँगा। उस लड़की से पूछ लेना। वो चला गया बगैर मुझसे बात किए। तलाक का लफ्ज़ सुनकर ही मैं काम गई। हमारे ख़ानदान में बल्कि पूरे गांव में आज तक किसी की तलाक नहीं हुई थी। अगर मैं तलाक लेकर जाती तो बदनाम हो जाती। मेरी सास ने उसके जाने के बाद मुझे कमरे से निकाला और कहा, जाओ खाना बनाओ और घर के काम करो। मेरा शौहर हर महीने पैसे भेजा करता था, लेकिन मेरी सास सारे पैसे खुद रख लेती और 1 रुपया तक न मुझे देती। एक दिन सास घर पर नहीं थी कि उसका फ़ोन आ गया। मैंने डरते डरते बात की तो कहने लगा, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो, जब आज़ाद होना चाहो मुझे बता देना। बस उसके बाद फ़ोन बंद हो गया और मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी कि क्या ज़िंदगी है मेरी। मेरा अब इस कैद खाने में रहकर दिल उकता गया था। बाहर जाने को दिल करता था। हमारे मोहल्ले की कुछ लड़कियां फैक्ट्री जाती थी। मैंने सास से कहा कि मैं भी चली जाया करूं तो उसने जाने कैसे इजाज़त दी थी। मैं फैक्ट्री जाने लगी। वो कपड़ों की एक फैक्ट्री थी जहां सारी अनपढ़ लड़कियां काम करती थी। वाहिद मैं थी जिसने मैट्रिक किया हुआ था।
फैक्ट्री के मालिक के बारे में मशहूर था कि वो बहुत खड़ूस और हसीन है। दफ्तर भी कभी कभी आता है क्योंकि उसके और बहुत से बिजनेस है। मुझे मालिक से भला क्या दिलचस्पी होना थी, मैं तो शादीशुदा थी। इसीलिए लड़कियों को उसके लिए आहें भरता देखकर मैं हंस देती थी। मुझे वहाँ काम करते 2 महीने हो गए थे। मेरी सारी तनख्वाह सास ले लेती थी, मगर फिर भी मैं खुश थी कि कुछ वक्त तो घर से बाहर गुजारने को मिल जाता है। 2 महीने बाद एक दिन खबर मिली कि मालिक विजिट पर आ रहा है। सारी लड़कियां अगले दिन तैयार होकर फैक्ट्री आईं। मेरे पास तो ढंग का लिबास तक नहीं था, इसीलिए मैं वहीं सादा से कपड़े पहनकर चले गई। मालिक राउंड पर निकला, तब मैंने उसे देखा। वो वाकई बड़ा हैंडसम था, कोई भी लड़की इसकी ख्वाहिश कर सकती थी। कुछ देर बाद उसने वर्कर्स को बारी बारी अपने दफ्तर में बुलाया। मेरी बारी पर वो चौंक गया और कहने लगा, सारी लड़कियां बहुत सज धज कर आई हैं और आप इतनी सादा। मैंने कहा, मुझे सादगी ही पसंद है। उसने जब पूछा कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, तो मैंने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं सबको यही कहती थी कि मेरी अभी शादी नहीं हुई। अगर कह देती तो सब मुझसे मेरे शौहर के बारे में पूछते, जिसके नाम तक के बारे में मुझे इल्म नहीं था। तो मैं क्या जवाब देती? मालिक को मेरी सादगी और मेरा काम बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कपड़ों का हिसाब किताब मेरे ज़िम्मे था और अक्सर मुझे ही मालिक के कमरे में जाना पड़ता था। और दूसरी लड़कियां इस बात से बहुत जलती थीं। मेरी सास मुझे अक्सर ताना देती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा परदेश चला गया, घर नहीं आता, तुम हो ही बदकिस्मत। मैं चुप करके सास की बातें सुनती रहती और कर भी क्या सकती थी। दूसरी तरफ मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता जा रहा था। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा है, क्योंकि अब उसका ज़्यादातर वक्त हमारी फैक्ट्री में ही गुजरने लगा था। मैंने फैसला किया कि इससे थोड़ा फासला रखना चाहिए, मगर रख ना पाई, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो अक्सर मुझसे पूछता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मगर मैंने उसे कभी नहीं बताया था। हमेशा इधर उधर की बातें करके टाल देती। एक दिन मैं घर से काम करके निकली तो उसकी गाड़ी अपनी गली में आते देखी। शायद वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आन पहुँचा। मैं जल्दी से सामने वाले घर में घुस गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देख ले। बाद में पता चला कि सास का बेटा ही नहीं, मेरा शौहर इससे मिलने आया था। सास ने कहा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। वो तुम्हें तलाक देना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें तलाक दे। इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि जिससे चाहो दूसरी शादी करो, मगर तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूं? मुझे अफसोस हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी तो देख ली, मगर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स नहीं देख पाई। काश मैं उस वक्त घर पर होती तो उससे खुद बात कर लेती कि अब मुझे आज़ाद कर दो। मेरी फैक्ट्री के मालिक का नाम तैमूर था और बहुत अच्छा था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं सोचने लगी। अब मैंने थोड़ा सा वक्त मांगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले शौहर से तलाक ले लो। तैमूर अपनी माँ से मुझे मिलवाना चाहता था। रोज़ मुझसे कहता, मगर मैं टाल देती, क्योंकि मैं पहले अपनी तलाक वाला मामला निपटाना चाहती थी। मगर एक दिन वो बगैर बताए मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया। मुझे लगा हम खाना खाने आए हैं, मगर उसने तो मेरे सर पर यह कहकर आसमान ही गिरा दिया कि वो मुझे यहाँ अपनी माँ से मिलाने लाया है। मैं घबरा गई, लेकिन फिर सोचा बाद में भी तो मिलना है, तो अभी ही क्यों ना मिल लूं। उसी वक्त मैंने सामने से अपनी सास को एक औरत के साथ अंदर आते देखा तो मेरी जान निकल गई। अगर वो मुझे देख लेती तो कयामत आ जाती। मैं फौरन उठी और बगैर कुछ कहे वहाँ से जल्दी से भाग गई। अगले दिन तैमूर काफ़ी नाराज़ हुआ कि मेरी माँ इंतज़ार करती रही, मगर तुम वापस ही नहीं आई। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम, इसीलिए वहाँ से आना पड़ा। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर देती। मैं जानती थी सास ऐसा होने नहीं देगी, मगर मुझे हर हाल में तलाक लेनी थी, तभी तो मैं तैमूर से शादी कर सकती थी। मैंने एक दिन छुपकर अपने शौहर को फ़ोन किया, मगर उसी वक्त सास आ गई और मुझसे फ़ोन छीन कर मुझे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन मेरी सास बाजार गई हुई थी कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि शौहर से तलाक की बात तभी हो सकेगी जब वो यहाँ आ जाएगा। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, क्योंकि सिर्फ यही वो बहाना था जिससे वो फौरी तौर पर आ सकता था, वरना मेरे कहने पर तो वो कभी ना आता। 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा सास होगी, मगर तैमूर को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसे किसने मेरे घर का एड्रेस दिया था? वो भी मुझे देखकर हैरान रह गया। उसे भी जैसे उम्मीद ही नहीं थी कि सामने मैं होंगी। बेहद हैरानी से उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی میری ساس آ گئی اور تیمور کو دیکھتے ہی خوشی سے بولی، میرا تیمور آ گیا، تم کب آئے بیٹا؟ میں کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا لفظ سن کر میں سن رہ گئی۔ یہ ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تیمور اس کا بیٹا تھا؟ میری سانس سے رکنے لگی۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ساس نے مجھے پیچھے کرتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، پہلے میرے شوہر کو کھا گئی ہو، اب کیا میرے بیٹے کو بھی نظر لگاؤ گی؟ میرے قدموں تلے سے تو جان ہی نکل گئی۔ یعنی تیمور ہی میری ساس کا بیٹا اور میرا شوہر تھا؟ میں اور میرا شوہر دونوں ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے لا علم تھے، اور ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے شادی شدہ ہونے والی بات چھپائی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا کہ اب تیمور کیا فیصلہ کرے گا۔ میں تو وہی لڑکی ہوں جس کی شکل تک دیکھنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا، اور اب کیا کرے گا وہ؟ شاید خوشیاں میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ میں اب اس سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ سکتی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگی تو وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے محبت کا احساس کیوں ہوتا ہے، کیوں میں تمہاری طرف کھنچتا چلا آتا ہوں اور تم میری طرف۔ اب معلوم ہوا کہ وہ طاقت نکاح کی تھی۔ تم میری بیوی ہو، اور میں نے پچھلے سالوں جو بے اعتنائی برتی اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں رونے لگی۔ اللہ نے میری سن لی تھی، مجھے وہ عطا کر دیا جو میں چاہتی تھی۔ میری ساس ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر ہمیں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے رشتے کو قبول کر لے گی۔ زندگی میں بہار آ گئی تھی، اور میں اپنے پروردگار کی مشکور تھی جو دلوں کے بھید سے خوب واقف تھا اور دل کی مراد پوری کرنے پر قادر بھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔